जय हिंद। हमारे देश में 15वें राष्ट्रपति पद का चुनाव हो चुका है। जितनी भी फॉर्मेलिटी थी वो सभी पूरी हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण भी हो चुका है और अपनी कुर्सी पे स्थान भी ले चुके हैं हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, साथ ही में इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इसमें कौन कौन वोट डाल सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और क्यों हर व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होता, इसको भी जानेंगे। और साथ ही में जानेंगे एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या होती है। इस वीडियो में हम पूरी जानेंगे, जानकारी लेंगे। तो यकीन मानिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, कैसे होता है, क्यों होता है, सब डाउट आपको इस वीडियो में मैं क्लियर करा दूंगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, हमारे देश का 15वें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। उसमें जो है द्रौपदी मुर्मू जी जो है विजयी हुई है और वो 15वें राष्ट्रपति पद को शोभित की है और ये श्री रामनाथ कोविंद जी के स्थान को ग्रहण की है। ठीक है, ये द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा राज्य की आदिवासी महिला से आती हैं और ये कुछ खिताब अपने नाम कर चुके हैं इस राष्ट्रपति पद के चुनाव को जीतकर। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये चीज को जान लेते हैं कि जो हमारा भारत जो है ये रिपब्लिक और मतलब गणराज्य और लोकतंत्र दोनों है, मतलब रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों है। तो देखिए, रिपब्लिक कैसे हुआ, गणराज्य कैसे हुआ। मतलब रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहा जाता है और राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। दूसरा, डेमोक्रेसी में जो लोकतंत्र होता है उसमें शासनाध्यक्ष होते हैं। ठीक, तो शासनाध्यक्ष जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, दोनों लोगों का चुनाव इस तरीके से रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों मिला के हमारा भारत जो है। इस बात का जिक्र जो है प्रस्तावना में भी है, यहाँ पे हम लगा दिए प्रस्तावना, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की योग्यता क्या होनी चाहिए, कि आपके पास क्या योग्यता है कि आप उम्मीदवार हो सकते हैं। पहला कंडीशन है भारत का नागरिक होना चाहिए। हर कोई इस कंडीशन को पूरा कर सकता है। 35 साल की उम्र को प्राप्त कर चुका हो, ये भी हर कोई पूरा कर सकता है, मैक्सिमम लोग कर सकते हैं। पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। देखिए, पागल का मतलब समझ रहे हो, लेकिन दिवालिया सब लोग सुनते होंगे बार बार, लेकिन दिवालिया का मतलब नहीं समझते हैं मैक्सिमम लोग। तो दिवालिया का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी इनकम से ज्यादा कर्जा ले चुका है। ठीक है, जितना उसकी इनकम है वो उससे ज्यादा कर्जा ले चुका है, तो उस व्यक्ति को दिवालिया कहते हैं। जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी, ये दोनों लोग अपनी इनकम से कई गुना ज्यादा कर्जा ले चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों को दिवालिया कहा जाता है। ये लोग राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। चौथा वाला लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू संविधान आप जो है किसी भी सरकारी नौकरी के पद पर नहीं होना चाहिए। नेता हो सकते हैं आप, किसी मंत्री पद पे हो सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं। वो लाभ का पद नहीं कहा जाता है, जनता का सेवक कहा जाता है उसे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू संविधान। अगला वाला है, ये 4 कंडीशन तो सभी लोग पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये दो कंडीशन बच रही। इसी कंडीशन की वजह से हर कोई राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि देखिए 50 अनुमोदक चाहिए और 50 प्रस्तावक चाहिए। अनुमोदक और प्रस्तावक जो होते हैं ये या तो लोकसभा से हो या तो राज्यसभा से। सदन के जो दो अंग होते हैं, सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों में से या फिर किसी एक में से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक का मतलब ये होता है कि आप ऐसे नहीं जाके कह सकते कि हाँ हाँ लो भाई हम भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, जैसे गांव का मुखिया जाता है कि हम भी अपने यहाँ से उम्मीदवार हैं और हम भी चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं होता। आप जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले हैं, इस बात को आपके 50 लोग लेकर जाएंगे कि हाँ इनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने दिया जाए, ये उस योग्य है। ठीक है, ये 50 प्रस्तावक हो गए, आपका प्रस्ताव रखेंगे कि हाँ इनको भी चुनाव लड़ने दिया जाए। ठीक है, और साथ में 50 अनुमोदक होने से। अनुमोदक का मतलब वो भी या तो राज्यसभा से हो या तो लोकसभा से हो या दोनों से हो। कोई भी संख्या इधर उधर हो सकती है, 10-5 इधर, या मतलब 50-40 इसमें से 10 उसमें से 20 या 30 कुछ भी हो सकता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये 50 अनुमोदक का मतलब इन 50 लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, इन 50 लोगों की, हाँ ये लोग जो है हम इन लोगों के साथ में है, इनको चुनाव लड़ने दिया जाए। ये नाम ले जाएंगे, इनका सपोर्ट करेंगे। यही दोनों कंडीशन जो होता है हर कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि 50-50-100 सांसद के पकड़ में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन होना चाहिए। ठीक है,
इसीलिए यहाँ पर हर कोई फेल हो जाता है। तो जो हमारे इस बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें 2 लोग उम्मीदवार थे। एक द्रौपदी मुर्मू जी थी, दूसरा यशवंत सिन्हा जी थे। तो द्रौपदी मुर्मू जी भी बहुत अच्छी खासी पॉलिटिशियन रह चुकी हैं, ये आदिवासी महिला हैं। अपने आदिवासी महिलाओं के जो है बारे में, आदिवासी लोगों के बारे में लेकर बहुत सी आवाज़ें उठाई हैं, बहुत से आंदोलन किए हैं। इसीलिए ये अच्छी खासी पॉलिटिशियन, इसलिए इनका अच्छा खासा सपोर्ट रहा है। दूसरा यशवंत सिन्हा जी हैं, ये भी अच्छे खासे पॉलिटिशियन है, क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में ये एक मंत्री पद पे रह चुके हैं, इसलिए ये भी एक अच्छे खासे पॉलिटिशियन है। इसलिए इस बार 2 ही लोग उम्मीदवार थे राष्ट्रपति पद के। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि इसमें जो है इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इसमें कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं, और वोट की गिनती किस तरीके से होती है, और कितने लोग वोट डालते हैं। वोट डालते हैं कम लोग, लेकिन वोट की गिनती होती है ज़्यादा। ये कैसे होती है, जैसे वोट डालेंगे लगभग 4-5 हज़ार ही लोग वोट डालेंगे, लेकिन उसकी काउंट होते लगभग 10 लाख के आसपास। ये कैसे होता है, इस बात को हम नेक्स्ट आगे जान। अब हम समझते हैं इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि वोट कौन कौन डालते हैं, और वोट कम पढ़ के भी वोट ज्यादा कैसे हो जाता, इसको हम समझेंगे। वोट पड़ेगा कम लेकिन काउंट होगा बहुत ज्यादा, उसको कैसे होता उसको हम पहले समझते हैं। तो देखिए, हमारे देश में जो है राज्य है, राज्य में होता है विधानमंडल और देश में होता है संसद। पहले हम समझेंगे विधानमंडल राज्य के बारे में, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो ये समझ में नहीं आएगा। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, यकीन मानिएगा आप लोगों को राष्ट्रपति चुनाव के बारे में किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि राज्य जो होता है, राज्य में कानून बनाने का काम होता है विधानमंडल का। ठीक, विधानमंडल के जो है 2 भाग हैं यहाँ पर, एक विधानसभा होता है, दूसरा विधान परिषद होता है। विधानसभा में जो है, विधानसभा 28 राज्य में मौजूद है, लेकिन विधान परिषद 28 राज्य में मौजूद नहीं है। इसलिए विधानसभा के सदस्यों को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, और विधान परिषद के सदस्यों को वोट नहीं डालने दिया जाता। इसमें तब डालने दिया जाएगा जब हमारे 28 राज्यों में विधान परिषद हो जाएगा। ठीक है, तो विधानसभा के लोगों में वोट डालने को नहीं दिया, विधानसभा में दिया जाता है, और विधान परिषद के सदस्यों को नहीं दिया जाता। विधानसभा के सदस्यों को जो है कहा जाता है एमएलए, और विधान परिषद के सदस्यों को कहा जाता है एमएलसी। तो एमएलसी इसमें भाग नहीं लेते हैं वोट डालने में राष्ट्रपति के चुनाव में। अब समझते हैं हम, इसमें वोट को काउंट नहीं किया जाता है, बल्कि वोट की कीमत को काउंट किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट के रूप में होता है, इसलिए इसमें वोट की कीमत देखी जाती है कि एक वोट का कीमत कितना है। तो एक वोट की कीमत निकालने के पहले सीखते हैं। देखिए, एक एमएलए की वोट की कीमत जो है, हम इस फार्मूले से निकालते हैं। एक एमएलए कितना महत्वपूर्ण है, उसकी वोट की कीमत इस फार्मूले से पता चलेगी। अन्य अन्य राज्यों के एमएलए की वोट की कीमत अन्य अन्य होती है, अलग अलग होती है। इस बात को अभी हम इसमें अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, एक एमएलए की वोट की कीमत बराबर कुल जनसंख्या, जिस राज्य के एमएलए की बात करेंगे उसी राज्य की कुल जनसंख्या बटे कुल उसी राज्य के कुल एमएलए, यहाँ पर और गुणे 1/1000। एग्जाम्पल में हम ले लिए हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2012 की जनगणना के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी 22 करोड़, और यहाँ पर टोटल एमएलए जो है 403 है। तो 22 करोड़ में 403 से भाग देके 1/1000 से गुणा करेंगे, तो हमारा टोटल मान जो आएगा 208 आएगा। इस 208 का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश का अगर एक विधायक वोट डाल दिया, उस वोट की कीमत जो होगी 208 वोटों के बराबर काउंट की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक एमएलए की वोट की कीमत 208 और टोटल एमएलए 403। तो एक वोट की कीमत गुणे 400 कुल एमएलए, अगर हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 83,824 वोट। मतलब उत्तर प्रदेश में 83,824 वोटों की कीमत है, मतलब 24 वोट काउंट किए जाएंगे। वोट तो पड़ेंगे 403 ही, लेकिन उनकी जो कीमत होगी, उनकी जो वैल्यू होगी, वो 83,824 वोटों के बराबर होगी। उसी तरीके से हम सिक्किम में देख लेते हैं। तो सिक्किम की जनसंख्या कम है, तो सिक्किम के एक एमएलए की वोट की कीमत जो आती है वो सिर्फ 7 आती है, और टोटल एमएलए वहां पर 32 है। टोटल विधायक जो है, एमएलए को ही विधायक कहा जाता है, 32 है। तो 32 में 7 से गुणा कर देंगे तो 224 आएगा।
तो सिक्किम के टोटल राज्य की वोट की कीमत जो है वो 224 है। मतलब यहाँ के एक विधायक की वोट की कीमत और वहाँ के सभी विधायकों की वोट की कीमत बराबर है। इस तरीके से लगभग इस तरीके से उत्तर प्रदेश इलेक्शन के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियां धावा बोलने आती हम यहाँ से चुनाव जीत जाए या हम यहाँ से चुनाव जीत जाए। ठीक है, ये तो हो गई एक एमएलए एक राज्य की। इसी तरीके से 2800 राज्य की काउंट करेंगे और 2800 राज्यों के एमएलए के वोटों की कीमत जो है, जैसे उत्तर प्रदेश की आ गई 83,824, सिक्किम की आ गई 224। इसी तरीके से टोटल 2800 राज्य का जब हम काउंट करके जोड़ेंगे तो टोटल एमएलए के वोट की वैल्यू मतलब जो कीमत आती है वो आती है 5,43,02,31। ठीक है, 5,43,02,31 आती है। ठीक, अब ये तो समझ गए। अब हम समझते हैं देश में, देश के संसद में। अब देखिए देश में संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा का भी चुनाव होता है, राज्यसभा का भी चुनाव होता है और राष्ट्रपति के चुनाव की बात तो हम कर ही रहे हैं। अब इसमें कितने लोग वोट डालते हैं तो देखिए लोकसभा में टोटल सीट है 545, वर्तमान में जो सीटें हैं 545 है, लेकिन उसमें से 543 लोग ही वोट करते हैं सिर्फ। ठीक, 2 लोग वोट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि 2 लोग इसमें एंग्लो इंडियन होते हैं। और एंग्लो इंडियन जो होते हैं, ये एंग्लो इंडियन क्या होते हैं पहले इसको बता देते हैं आप लोगों को। एंग्लो इंडियन उसे कहा जाता है जब हमारे देश में विदेशियों का राज था, जैसे हमारे देश में जो है पुर्तगाल आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, ये सब आए जो है हमारे देश में अपना बसेरा बनाए, तो यहाँ पर रह के भारतीय महिलाओं से जो है शादी कर ली, तो उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उन्हीं को कहा गया एंग्लो इंडियन। तो विदेशी तो छोड़ के चले गए लेकिन उनकी संतानें जो हो रहे वो यहीं पर रह गई। तो ये यहीं पर रह गई, तो उनकी उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी तो बहुत कम भी नहीं थी। तो कहा गया कि इनकी बातों को कौन रखेगा, क्योंकि इनके साथ भी तो न्याय होना चाहिए। इसलिए कहा गया कि इनके लिए 2 सदस्यों को चुन लिया जाएगा और इनका चुनाव नहीं होगा बल्कि राष्ट्रपति अपने कोटे से 2 लोगों को सिलेक्ट कर लेगा। इसलिए राष्ट्रपति ही इनको चुनता है। इसलिए ये इलेक्शन में वोट, राष्ट्रपति के चुनाव में ये वोट नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे अभी मान लीजिए मैं आपको जो है, आप हमें सबसे यूट्यूब पे फेमस कर दिए, तो मैं आप ही लोगों के फेवर में रहूंगा ना, आप ही लोगों का साथ दूंगा ना। उसी तरीके से इनको राष्ट्रपति चुनता है। अगर इनको वोट देने के लिए कहा जाएगा तो उसी राष्ट्रपति को वोट डालेंगे जो इनको सेलेक्ट किया था। ठीक है, इसलिए इनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। अब आ जाते हैं हम राज्यसभा में। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सीटें हैं। 245 सीटों में से 233 लोग ही यहाँ पर वोट डालते हैं। ठीक, 200 क्यों 12 लोग नहीं डालते हैं? क्योंकि 12 लोगों को भी राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में से 12 लोगों को राष्ट्रपति अपने अनुसार जो है मनोनीत करता। इसलिए इनको भी वोट डालने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि अगर ये भी वोट डालेंगे तो उसी राष्ट्रपति के फेवर में डालेंगे जो राष्ट्रपति इनको मनोनीत किया रहेगा। ठीक है, इस तरीके से 12 ये 2 ये 14 लोग वोट नहीं डालते हैं। बाकी 543 ये और 233 ये दोनों लोग मिलकर वोट डालते हैं। इनकी टोटल संख्या जो बनती है 776। यहाँ पर टोटल 4035 लोगों ने वोट डाला था, जिनके वोट की कीमत हमने निकाला था 5,43,231 और यहाँ पर 776 लोगों ने वोट डाला है। अब इनके वोट की कीमत की हम बात करेंगे। अब देखिए ये इसको हमने समझ लिया अच्छी तरीके से। अब इसको समझ लिया तो इसको समझने में बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पर एक एमपी के वोट की वैल्यू, मतलब एक सांसद के वोट की वैल्यू हमें यहाँ पर काउंट करना है। इसका जो फार्मूला होता है टोटल एमएलए के वोट की वैल्यू बटे टोटल एमपी। तो टोटल एमएलए के वोट की वैल्यू आई थी 5,43,231 पूरे राज्य में मिला के। और टोटल एमपी जो हो रहे हैं कितने हो रहे हैं 776, 543 से 233। इनको काउंट करके हमने एग्जांपल पे ले लिया है कि एक एमपी के वोट वैल्यू, मतलब एक एमपी के वोट की कीमत जो है
5,43,231/776 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 700। मतलब एक सांसद के वोट की कीमत यहाँ पर फिक्स हो गई, एक सांसद के वोट की कीमत आ गई 700। यहाँ पर सभी एमएलए की वोट की कीमत अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पर सांसदों के वोट की कीमत सेम हो गई, 700 हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पर टोटल वोट कितना बनेगा, एक एमएलए एक एमपी के वोट की कीमत गुणे जो है टोटल एमपी। तो देखिए टोटल एमपी वोट वैल्यू, ठीक, मतलब कुल एमपी के वोट की वैल्यू 700 गुणे 776, जब गुणा करेंगे तो 5,43,200 आएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए 5,43,200 यहाँ अकेले बन रहे हैं और 5,43,231 पूरे राज्य के एमएलए मिला के बन रहे हैं। ठीक है, इन दो, अब यहाँ पर टोटल वोट की बात की जाएगी। ठीक है, टोटल वोट की बात की जाएगी, वोट मतलब जो वैल्यू बनी है। ठीक, वोट का टोटल बन रहा है 776 ये और 4,033 ये। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे 776 और 4,033 हो जाएगा 4809। ठीक, 3 6 3 9 7 3 10 और 7 1 8, 4809 वोट है। नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 5,809 वोट यहाँ पर टोटल बनेंगे। ठीक, 7 ये गलत कर रहे हैं, 4809। ठीक, 4809 सॉरी, 4809 वोट टोटल बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनके वोट की कीमत जो बन रही थी 5,43,231 बन रही थी। यहाँ पर 776 लोगों ने वोट डाला था और इनकी वोट की कीमत बन रही थी 5,43,200। अब टोटल वोट की वैल्यू देखेंगे तो टोटल एमपी वोट वैल्यू मतलब कुल सांसदों के वोट की वैल्यू प्लस कुल विधायकों के वोट की वैल्यू मतलब 5,43,200 प्लस 5,43,231 टोटल जोड़ देंगे तो 10,86,431 वोट। कहने का मतलब यहाँ पर यह निकल रहा है कि अगर सभी विधायकों ने और सभी सांसदों ने वोट डाला है तो टोटल वोट की जो वैल्यू बनेगी 10,86,431 बनेगी। ठीक, अब हम ये जानेंगे कि यशवंत सिन्हा जी और द्रौपदी मुर्मू जी कितने कितने वोट पाए और कितने वोटों से द्रौपदी मुर्मू जी विजयी हुई। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी जो पाई थी 6,76,803 वोट पाई थी, मतलब टोटल वोट का 64% पाई थी। और यशवंत सिन्हा जी 3,80,177 वोट पाए थे और ये टोटल वोट का 36% पाए थे। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद के लिए विजेता हुई थी और ये कुछ खिताबों के अपने नाम की थी, जिसको हमने बताया था। इन्होंने पहली खिताब अपने नाम ये किया था कि ये भारत राज्य में, ठीक है सॉरी, भारत देश में जो है प्रथम आदिवासी महिला जो थी, ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी और ये इस खिताब को अपने नाम किया। और दूसरा खिताब ये कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति का खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया। ठीक है, तो ये हो गए, ये इतने वोट ये पाए थे, इतने वोट ये पाए थे। ठीक, अब हम समझते हैं कि वोट कैसे डाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ वोट की कीमत तो पता चलेगी, वोट कैसे डाला जाता है। अब देखिए इसको हम समझते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति के पद पे 3 लोग खड़े हुए, एक है ए, दूसरे हैं बी और तीसरे हैं सी। ये 3 लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप जो भी सांसद और विधायक वोट डालने जाएंगे तो उनको ऐसा नहीं है कि उनको जो है सिर्फ एक ही वोट डालना होगा, नहीं, उनको यहाँ पर अनुपातिक पद्धति यही कहा जाती है कि आपको तीनों लोगों को वोट डालना है। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर 5 प्रत्याशी खड़े हैं तो पांचों को वोट डाल देंगे तो वोट बेकार हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो, यहाँ तीनों लोगों को वोट डालना है। जैसे सपोज करिए एक लोग गए तो उनको मान लीजिए सी ज्यादा पसंद है तो सी को पहले नंबर पर चुने, ए दूसरे नंबर पे चुने गए और बी पसंद नहीं था तो इनको मजबूरी में तीसरा नंबर देना। ठीक है, ए उनको बहुत ज्यादा पसंद था कि उनकी चॉइस थी कि ए जीत जाए तो उन्होंने ए को पहला नंबर पहली प्राथमिकता दी, एक नहीं सॉरी सी को पहली प्राथमिकता दी, ए को जो है दूसरी प्राथमिकता दी और सी इनको बिल्कुल नहीं पसंद था। तो ऐसा नहीं कि इनको प्राथमिकता ही नहीं देंगे, इनको तीसरे नंबर पर प्राथमिकता दी गई। दूसरे लोगों ने गए तो इन्होंने कहा कि हमको भैया ए नहीं पसंद है तो इनको हम 3 नंबर देंगे, और इन्होंने कहा बी हमें पसंद है तो हम बी को 1 नंबर देंगे और सी को 2 नंबर देंगे। ठीक, इसी तरीके से तीसरे गए, तीसरे ने कहा कि इनको जो है हम दूसरा नंबर देंगे, इनको हम पहला नंबर देंगे और इनको हम तीसरा नंबर देंगे। ठीक,
इस तरीके से सब लोग जब काउंट करते जाएंगे, डालते जाएंगे, तो लास्ट में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला चरण देखा जाएगा कि पहले नंबर पर किसे पसंद किया गया है। तो देखिए, इनको तो पहले नंबर पे कोई पसंद नहीं किया है, ठीक। इनके वोट को इधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसे कहा जाता है सिंगल ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफेरेबल कहा जाता है। अब इसमें काउंट किया जाएगा तो इसमें दो लोगों ने इन्हें पहली प्राथमिकता दी है, और इसमें पहले एक ही लोगों ने इनको प्राथमिकता दी है। तो ये जो होंगे, ये इनको विजेता घोषित किया जाएगा और इनको उपविजेता घोषित किया जाएगा, ठीक। ये विजेता होंगे, ये हार जाएंगे, इसमें उपविजेता की बात ही नहीं, ये जीत जाएंगे। अगर मान लो कि इनको दो लोगों ने चुना था, ठीक, मान लो इनको दो लोगों ने चुना था पहले नंबर पे, तो ये भी दो हो गए, ये भी दो हो गए, तो यहाँ पर टाई हो जाएगा, ठीक। मतलब फर्स्ट राउंडिंग में कोई डिसाइड नहीं हुआ कि कौन जीता, तब सेकंड राउंड की काउंटिंग होगी। तो सेकंड राउंड में ये देखा जाएगा कि दूसरे नंबर पर कितने लोगों ने सिलेक्ट किया। तो इनको दूसरे नंबर पे एक लोगों ने सिलेक्ट किया, इनको दूसरे नंबर पर कोई नहीं सिलेक्ट किया। इस तरीके से ये विजेता हो जाएंगे। इस तरीके से राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है। तो आई होप आप लोग सब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरीके से इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो है, हम बात करें कि यहाँ पर हमारे देश की 15वीं महिला राष्ट्रपति जो बनी, 15वीं राष्ट्रपति जो बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, ये आदिवासी महिला उड़ीसा से आती है। और ऐसा नहीं है कि ये अब आदिवासी समाज से बन गए तो आदिवासी समाज की दशा बहुत अच्छी से सुधर जाएगी, ऐसा नहीं कहा जाता। किसी भी समाज की दशा अच्छे से तभी सुधर सकती है जब पूरा समाज आगे आएगा, पूरा समाज शिक्षित आएगा। जैसे हमारे राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से आते थे, तो क्या आप लोगों को ऐसा मिला देखने के लिए दलित समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला? नहीं, कोई एक व्यक्ति कोई खास परिवर्तन नहीं कर सकता है, खास तौर से राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति तो होता है देश का प्रथम नागरिक, लेकिन इसके हाथ और पैर कानून की बेड़ियों से बंधे होते हैं। ये बिना मंत्रिमंडल के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कोई खास परिवर्तन नहीं देखने को मिल सकता है। तो आई होप सब चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।